हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है BHDLA 135। उसकी हम यूनिट 2 करेंगे आज, और उसकी क्लास 2 चल रही है। पहली क्लास हम यूनिट 1 के ऊपर कर चुके हैं। ये BOG का जो है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ के साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ये यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे 10-15 नंबर के क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो प्लीज़ इस यूनिट को अच्छे से कीजिएगा। और इसका जो टाइटल है बुक का वो है हिंदी भाषा का विविध प्रयोग, और यूनिट जो 2 है उसका जो टाइटल है वो हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं लिपि में, उसके बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो प्लीज़ इसके लास्ट तक बने रहें। और एग्ज़ाम में अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं तो पिछली यूनिट को भी जो आपने किया है उसको आप देख सकते हैं, सेकेंड यूनिट जो है उसके बाद आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी यूनिट है, और एग्ज़ाम जस्ट आने वाले हैं, तो प्लीज़ एग्ज़ाम के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल की बेल आइकन को पक्का प्रेस करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है हिंदी ध्वनियाँ के जो यूनिट 2 है, इकाई 2, उसकी हिंदी ध्वनियाँ के बारे में ये हमारी बुक है। तो हम इसका सीधा चलते प्रस्तावना के ऊपर। तो हम इस यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, जो हिंदी ध्वनियों के बारे में इस यूनिट के अंदर चर्चा करेंगे, जो बोली जाती हैं। और जो आपको ये सोच के काफ़ी लगेगा कि जो वर्ड्स बनते हैं, हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है वो बहुत कम वर्ड्स हैं, और उससे फिर भी 3-4 लाख वर्ड्स बनते हैं। जो हम साउंड निकालते हैं, जो ध्वनि निकालते हैं, हर एक साउंड का अलग अलग होता है, और उसको एक तरीके से श्रेणीबद्ध करना, एक तरीके से लिखना, 2-3 लाख में उन जो वर्णमाला हिंदी की उसी से वर्ड्स को बनाना, हर एक वर्ड्स का अलग मीनिंग और हर एक ध्वनि अलग, उसकी वर्ड की ध्वनि अलग होती है। तो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और इससे जो है हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था कि कैसे मानव जीवन में जो है और समाज का कैसे ध्वनि से जो अपनी जो भाषा है उससे विकास हुआ है। तो ध्वनियों का उच्चारण करेंगे, तो ध्वनियों से जो है शब्द बनते हैं, अपने विचारों को हम क्या है व्यक्त करते हैं। ये फर्स्ट बात है इसमें जो प्रकट की गई है। जैसे हम जो ध्वनियाँ निकालते हैं, दूसरा आदमी सुनता है तो वो समझ जाता है कि क्या है, ये एक भाषा है। तो इसके माध्यम से दोनों के बीच में क्या है आदान प्रदान होता है बातचीत का। हमने बोला तो उसने सुना, जो हमने ध्वनि निकाला, तो दूसरा आदमी उसको समझ जाता है कि हाँ इसने क्या बोला। लेकिन अगर हमारे बोलने और समझने के बीच में जो है डिफरेंस आ जाए, तो आदान प्रदान में उल्टा पैदा हो जाए, तो वो हमने क्या बोला उसकी समझ में नहीं आएगा। तो लिपि जो है, लिखावट, हर चीज़ को रिटिन में लिखना। ध्वनि क्या होती है, एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मैंने पिछली यूनिट में बताया। तो अगर हमें किसी पिछले ज़माने के बारे में कुछ जानना है, तो उनका जो साहित्य है या जो उन्होंने लिख के रखा है उसको हम दोबारा पढ़ के उस टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई उन सबको जान सकते हैं। लेकिन ध्वनि क्या है, हम कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे विचारों को स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ध्वनि और लिपि और उसको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लेखन में ध्वनियों का बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि सामान्य जो भाषा होती है उसमें 50 टाइप की ध्वनियाँ निकलती हैं हर एक वर्णमाला के अंदर से। 30 ध्वनियाँ होती हैं, किसी में 65 ध्वनियाँ होती है, 65। लेकिन हिंदी भाषा में जो है 50 ध्वनियाँ के करीब, अधिकतर जो भाषाएँ होती है उसमें 50 ध्वनियाँ होती है। और उन 50 ध्वनियों से लाखों शब्द का निर्माण होता है। और मानव की ये बहुत बड़ी विशेषता है भाषा होने का, जिससे वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। उसके बाद जब नीचे वाला जो ये है ध्वनि के जो उच्चारण होता है उसमें भाषा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है भाषा का। जैसे हमने ध्वनि निकाला, लहजा मतलब बोलने का एक तरीका। तो ये जैसे हमने के बोला अच्छा का बहुत तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। अच्छा तूने ये किया, अच्छा है, इसका अलग हो गया। अच्छा तू जाएगा वहाँ पे, तो उसका तो एक अच्छे के डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो किस लहजे में उसको बोलना है, हम तो सिर्फ लिखने को अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन किस लहजे में, किस स्टाइल में मैं बोला, सेम टू सेम उसी को, अपनी भाषा को उसको लिखना। तो वो व्यक्ति जिसको उसे पढ़ना है वो कैसे समझेगा कि इस अच्छा का यूज क्या है। तो ये बताया गया है इस यूनिट के अंदर कि हमें जो हमारी भाषा है, हमारी जो ध्वनि है, हमारा जो लहजा है बोलने का,
उस चीज़ को सेम टू सेम अपनी लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से उसको कैसे लिखना है, हलंत लगाना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, उन सब चीज़ों को हम इस यूनिट के अंदर में अच्छे से चंगेंगे। तो जो लहजा होता है उसको हिंदी में अनुतान भी बोलते हैं, कहीं पे लहजा मिलेगा, कहीं पे अनुतान मिलेगा। तो जो हम जो बोलने का जो तरीका अच्छा तो इसमें जो हम उतार चढ़ाव करते हैं जो बोलने में, उससे जो है उस वर्ड का जो है उस शब्द का उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अनुतान बोलने का लहजा, फिर उसको हमें उच्चारण को हमें लेखन में कैसे उसको चेंज करना है, और हमारी जो लिखावट है जो पढ़ने वाले को उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। उसको वर्तनी बोलते लिखने में, तो लिखने में कोई भी दोष उसका पैदा नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से हमें अपनी जो वर्तनी है उसको लिखना होता है। तो 2.2 पे चलते हैं। यहाँ पे होता है ध्वनि और शब्द। ध्वनि और शब्द, तो इसमें बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, और इन सब से मिलाकर 3 से 4 लाख शब्द बनते हैं। यानी कि 40-50 शब्द से 3-4 लाख शब्द बनाना, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। और उन सब का मीनिंग अलग अलग होता है हर एक वर्ड का। तो भाषा के द्वारा जो है शब्दों को निर्मित, भाषा से ही जो है शब्द या ध्वनियाँ जो है वो बनती हैं, निर्मित होते हैं, इसमें यही बताया गया। ठीक है, तो अलग अलग ध्वनियाँ हो सकती हैं एक शब्द के लिए। कहीं पे कुछ वर्ड का यूज़ किया जाता है तो कहीं पे कुछ वर्ड का यूज़ किया जाता है, कहीं दोनों में अंतर आ जाता है जैसे बोलने में। तो खेलना, डोलना जैसे ये शब्द हैं तो समझ में नहीं आता। अलग अलग ध्वनियाँ है हर एक जो शब्द है, जैसे बै, खे, डे, तो इन तीनों की ध्वनियाँ क्या है, अलग अलग है। उनका उच्चारण भी अलग अलग है, उनके लिखने का तरीका भी अलग अलग है। तो शब्दों के निर्माण में इन ध्वनियों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं जैसे कमल, कै, मैं, ले, 3 वर्ड शब्दों से मिलकर बना हुआ तो उनकी ध्वनियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो उसी को मिला के फिर क्या होती है, वर्तनी बनती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप अगर हिंदी एरिया से है तो थोड़ा सा हिंदी में आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। पूरी सीरीज़ हम इसी तरीके से करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस सीरीज़ को जो है आप देख सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम को हेल्प मिलेगी। ये पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल वीडियो बनाई जा रही हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट इनको देखते हैं, फिर भी आपके लिए मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत होती है। तो शब्दों के में जैसे हमने 2 शब्द लिखा, अगर हम उसको आगे और पीछे कर देंगे तो पूरा जो है वर्ड शब्द अलग हो जाएगा। और उनकी ध्वनि भी जो है चेंज हो जाती है, इसमें यही बताएगा। और उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे पहला वर्ड है कमल, और इसको अगर उल्टा सीधा कर दिया जाए तो कैले में कलम बन जाएगा। तो एक कमल और एक कलम, वर्ड वही हैं, शब्द वही हैं। तो जो ये वर्णमाला के शब्द हैं तो ये सब कुछ वही है, लेकिन इनका प्लेस चेंज करने से मीनिंग चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, जैसे झाग, जाग, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। दवात और दावत, तो दोनों में क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। तेल और तोल, दोनों में देखो अलग अलग चीज़ें हैं। जाति और जाति, दोनों में डिफरेंसेस होता है, दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो प्लेस चेंज करने से क्या है, उसका स्थान चेंज करने से उसकी ध्वनि चेंज होती है, उसका मीनिंग चेंज होता है। भाषा इस तरीके से लाखों शब्द बनते हैं और हर एक का जो है मीनिंग अलग अलग होता है। तो उसके बाद आप जैसे आपने ऊपर देख ही लिया कि 2-2 शब्दों के युग्म हैं, उनको बदलने से जो है उनका रूप बदल जाता है। 2 शब्दों के बीच में कम से कम एक ध्वनि में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी है, जैसे मगर एक प्राणी है और मगर का दूसरा अर्थ क्या है, लेकिन भी होता है। मगर यहाँ पे मगर एक होता है मगरमच्छ, और मगर मतलब लेकिन। तो लेकिन यहाँ पे जो मगर, तो एक ही शब्द के 2 अर्थ भी हो जाते हैं, ये कई बार अपवाद होता है। बहुअर्थी शब्द भी होते हैं, उनका उच्चारण सेम रहता है लेकिन मीनिंग अलग अलग भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदी भाषा के व्याकरण और उसको समझने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ध्वनि और उच्चारण की विशेषताएं बताइए। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ध्वनि मतलब जो आवाज़ है, और उच्चारण में क्या क्या विशेषताएँ होती है उनको बताना है। तो हमने ऊपर पढ़ा है, देखा है, जैसे ध्वनि जो शब्द है
अर्थभेद पैदा करती है। ध्वनि जो होती है शब्द में क्या करती है, अर्थभेद पैदा करती है, उसका मीनिंग चेंज कर देती है। ध्वनि अगर चेंज होगी तो सब चेंज होगा और उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ध्वनि अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग ध्वनि का प्रयोग किया गया है। तो उसको दो जैसे कै और खे, तो दोनों का उच्चारण देखने में एक जैसा लगता है। काना और खाना, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है काना और खाना, लेकिन कै और खे सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग, काना मतलब एक आंख वाला और खाना मतलब खाना खाना। ठीक है, तो कोना और खोना, तो दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सा उनकी साउंड में डिफरेंसेस है, उसकी ध्वनि में डिफरेंसेस है, तो उससे उसका मीनिंग चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो ये था अंतर, हमें इसको पहचानना है और हिंदी वर्णमाला में इस पर हमें प्रकाश डालना है। तो आगे जो हिंदी की, हाँ ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देख के, हिंदी की जो उच्चारण है तो इन किन किन चीज़ों के ऊपर है, आपको इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रफली जाना है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो मुंह है उस किसी शब्द जो वर्ण होता है उसमें ज़्यादा खुलता है, किसी में कम खुलता है, किसी में जीभ का अगले वाला हिस्सा यूज होता है, किसी में पिछले वाला हिस्सा होता है। जो मैंने ये सेम चीज़ें हिंदी का जो फाउंडेशन कोर्स है दूसरा, उसमें मैंने यूज की हैं और वो भी काफ़ी अच्छी यूनिट थी। और सेम उसी तरीके से ये भी BHDLA 135 है, तो काफ़ी अच्छा है। आप पूरी सीरीज़ आपकी जो BAG की हैं वो आप इस चैनल पे कर सकते हैं इसी तरीके से। तो क्या आपको सिर्फ पहले याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में लिखने के हिसाब से कि कुछ जो स्वर है उनमें मुंह कम खुलता है, कुछ में ज़्यादा खुलता है, कुछ में जीवा मतलब जीभ का पिछला हिस्सा यूज होता है, कुछ में अगला हिस्सा यूज होता है। जैसे ई थोड़ा सा खुला, जीभ का अगला हिस्सा यूज हुआ, ई ए। लेकिन जब कैपिटल वाला यूज करेंगे ऊ तो ओ, तो जीवा का अगला वाला हिस्सा यूज हुआ और आगे का भाग यूज हुआ। तो री जो है, री का ऋषि इसमें स्वर में नहीं है और री के नाम से उच्चारित होता है, सभी को पता है, री बोलते हैं इसको। अब व्यंजन के ऊपर चलते हैं, तो मैं यहीं पे आपको सब बता देता हूँ। स्पर्श मतलब छूना, जीव कहाँ पे हमें छूती है, कौन से भाग से हम बोलते हैं, तो इन व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक, पै फै बै भै मै, थोड़ा सा आप याद रख लेना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पर्श बोलते हैं इनको, व्यंजन्स को, ये कै वर्ग से पै वर्ग के बीच में होता है। तो अभी हम बताएंगे अघोष क्या होता है। अघोष होता है कंपन, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जब आप अपने गले पे हाथ रख के बोलोगे कै, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, खे और ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। ठीक है, अघोष और घोष, तो ये बताएगा। और अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, जो हवा होती है जब हम बोलते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अल्प प्राण और महाप्राण, जैसे कै तो हवा थोड़ी सी कम निकलती है, खे तो हवा जो है ज़्यादा निकलती है। अगर हम अपने आगे मोमबत्ती को थोड़ा जला के रखेंगे तो वो हवा के झोंके से बुझने की संभावना बढ़ जाती है। अल्प प्राण मतलब कम हवा, थोड़ा सा हवा निकलता है, वो जीभ हमारी रोक के रखती है उसको। लेकिन महाप्राण में हमारा हवा का जो साउंड होता है, हवा बाहर निकलती है, जो रोक के रखते हैं उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ गए होंगे। तो जो इनके नीचे वाले हैं ये सब अल्प प्राण है, कै चे टे पे फे, तो इसमें तो हवा बहुत कम निकलता है। लेकिन ठीक है, और घोष गे, जैसे गे और घे, तो इसमें साउंड घोष, घोष था, इनमें घोष नहीं था, कंपन कम था। और जो घोष हुआ इसमें ये गे में कंपन जय, तो साउंड उसमें क्या है, ज़्यादा होता है। अगर आप अपने गले के ऊपर हाथ रखोगे तो साउंड उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंठ, इसमें जो ऊपर वाले कै खे गे में कंठ का यूज होता है, गले का यूज होता है। और दंत टे थे, इसमें दांत का यूज होता है, दांत के पास हमारा स्पर्श होता है। ओष्ठ पै फै बै, इसमें होठ का यूज होता है। ओष्ठ मतलब होठ, पै फै बै, आपके होठ ज़्यादा यूज में आते हैं। तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो जो अनुस्वर अंतस्थ य रै लै व श, इनको बोलते हैं अनुस्वर अंतस्थ। और अर्धस्वर होते य और व, आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हो जाए प्रयत्न के आधार पर संघर्षी, जब प्रयत्न करते हैं संघर्षी, तो आप थोड़ा सा नीचे चलोगे, ये जो संघर्षी है
खे गे जे और फे ये फ़ारसी वर्ड है। अरबी और फ़ारसी जब इंडिया में आए हैं तो जो वर्ड हैं खे गे, जिनके नीचे जो है अनुस्वर जैसे बिंदी लगती है, नुक्ता लगता है ना, तो ये क्या है, अरबी और फ़ारसी वर्ड है। ये डायरेक्टली हिंदी में नहीं आया है, इसमें हिंदी को अडोप्ट किया गया है। खे गे जे फे, तो ये क्या होते हैं, संघर्षी, थोड़ा सा घर्षण के साथ बोले जाते हैं। तो परिवर्तन के आधार पर संघर्षी मतलब श है ऐसे। तो इसमें बताया गया कि हमने कुछ अरबी और फ़ारसी के वर्डों का उच्चारण किया गया है, जैसे कै खे गै घे, तो ये क्या होते हैं। तो इसमें घोष के बारे में मैंने बता दिया कि कंपन को हम क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। कै खे गए इसमें कम होता है, पै फे तै दै आदि में अंतर, इन दोनों में घोष के आधार पर अंतर किया जाता है, वाइब्रेशन के आधार पर, कंपन के आधार पर हमें डिफरेंस करते हैं। और प्राणत्व होता है मतलब मुंह से निकलने वाली हवा, अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, तो इसके आधार पर दोनों जो व्यंजन होते हैं उनके बीच में हम भेद करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बोलते समय जो हवा का झोंका होता है उससे मोमबत्ती बुझ जाती है, लो हिलने लगती है वाइब्रेशन की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राणत्व। अल्प प्राण और महाप्राण मैंने आपको बताया था। कुछ व्यंजन जो होते हैं कै वर्ग और पै वर्ग जो है, वे व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। क्यों कुछ जो है नासिक व्यंजन होते हैं क्योंकि नाक से बोले जाते हैं। जो 5वां होता है वर्ड, जो लास्ट वाला है व्यंजन है, तो वो नाक से बोले जाने की वजह से उसको नासिक व्यंजन बोलते हैं। पै वर्ग होठ वाला होता है और तै वर्ग दंत वाला होता है, क्योंकि होठ और दांतों का उसमें यूज होता है। उसके बाद आ गया स्पर्श। स्पर्श क्योंकि जीभ जो है वो, इसमें बताया जीभ का जो ऊपर का हिस्सा है स्पर्श करने के कारण वो हवा का जो रास्ता रोक देता है, इसलिए वो स्पर्श करके जाते हैं। ठीक है, तो इसमें रोक देता है हवा को, तो स्पर्श करके हवा का संघर्ष करते हुए जाती है हवा उससे, तो ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं या उष्म ध्वनि कहते हैं। स्वर से जो ध्वनियाँ मुंह से खुलना, कम खुलना और ज़्यादा, तो इसमें हर्ष और दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष मतलब छोटा और दीर्घ मतलब देर तक। जिसमें कम मुंह खुलता है वो हर्ष होता है, आपको पता ही है। जो जिसमें ज़्यादा मुंह खुलता है उसमें क्या होता है, दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा ऊ, ठीक है, वो देर तक होते हैं। छोटी तो नॉर्मल हो गया, बड़ी दीर्घ स्वर हो गया वो। तो कुछ विदेशी ध्वनियाँ हमने बता दिया, खे जय और फे जैसे वर्ड हैं। ये लहजा और अनुतान के बारे में बात करते हैं। लहजा मतलब बोलने का तरीका, किस तरीके से हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उसको लहजा या अनुतान कहते हैं। ठीक है, समानार्थी जो शब्द होते हैं उनको तान भी कहा जाता है। सुरल हर जैसा वर्ड भी यूज किया जाता है। जो हिंदी भाषा में अनुतान जो होता है, या जो वर्ड हम खींच के बोलते हैं, जैसे मैंने बोला अच्छा और अच्छा, तो ये अच्छा है, अच्छा तू जाएगा वहाँ पे, तो अच्छा उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो उसको अपने भाव को हम एक्सप्रेशन करने के लिए विराम चिन्हों का यूज किया जाता है, पूर्ण विराम का यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो इसमें ये भी बताया गया कि पिछली यूनिट में बताया था कि हम जो खड़ी पाई है उसका यूज करते हैं पूर्ण विराम के तौर पर, बाकी सभी जो है इंग्लिश के जो सिम्बल्स हैं वही यूज करते हैं लिखने में। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है, यह उपन्यास बहुत अच्छा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन वाला चिन्ह लगाया तो क्वेश्चन वाला वर्ड हो गया। यह बहुत अच्छा उपन्यास है, ये एक्सक्लेमेटरी लगाया है, तो मतलब वो आश्चर्यचंबित है। यह बहुत अच्छा उपन्यास है, ये एक सिंपल लिखा हुआ है, तो ये पूर्ण विराम लगा हुआ है तो नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है। कहीं कहीं पे जो है पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एक वाक्य है, कौन जाएगा, कोई जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो निषेध अर्थों का बोध होता है इसमें उल्टा, ठीक है, कि वहाँ कोई नहीं जाएगा करके। जैसे अच्छी चाय है, तो चाय जो है वो स्वादिष्ट है, जबकि चाय अच्छी है का अर्थ चाय बहुत अच्छी है। जैसे आप नीचे वाले आप इसको देख सकते हो, रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोको मत चले जाने दो, रोको मत जाने दो, तो दोनों के बीच में वो बोला उसको रोको जाने मत दो, तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया, अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इसमें जो है सिंबल्स का यूज करना है, कहाँ पे सिंबल्स का यूज करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका
फैक्टर है। तो लहजा और अनुतान हम क्या पूर्ण विराम चिन्हों के द्वारा उसको लिखावट में यूज करते हैं। जो ध्वनि बोल दिया, बोलने को हमें क्या है अपने कागज़ में ऊपर नीचे उतारना है, लिखने में उतारना है। तो अपना हम सिंबल, एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स, क्वेश्चन सिंबल्स, पूर्ण विराम, इन सब के तरीके से उसको, कॉमा, इन सब से उसको दिखाते हैं। तो नकारात्मक अर्थ वाली ध्वनि भी होती है। उसके बाद हम 2.5 पे चलते, ध्वनि और लेखन की विविध संबंध। ध्वनि जो हम बोलते हैं साउंड्स और लिखने के बीच में क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। पूरी ध्वनि जो है उसको लिखित भाषा में सेम टू सेम उतारना काफ़ी बड़ा काम है, काफ़ी बड़ा टास्क है होता है। भाषा का उच्चारित रूप भाषा के वास्तविक रूप और लेखन उसका एक प्रतिरूप है। जैसे भाषा हो गया जो हम बोलते हैं, उसका जो वास्तविक रूप है उसको लिखने वाला जो रूप है उसका एक दूसरा रूप होता है। प्रतिरूप मतलब दूसरा रूप होता है। जो हमने बोला, जो हमारी ध्वनि है, हमारा जो साउंड है, उसको सेम टू सेम नीचे लिखना, तो वो एक उसका प्रतिरूप है। तो उसको हमें काफ़ी अच्छे से समझना है। भाषा जो है एक माध्यम है जो उसको समझा बहुत ही आवश्यक है। जो हम भाषा बोल रहे हैं उसका उच्चारण, लिपि की सहायता से उसको लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि किस क्वेश्चन आप सोचोगे ध्वनि और लेखन में विविध संबंध क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो ध्वनि है और लिखना, जो हम बोल रहे हैं उसको सेम टू सेम को लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कैसे लिखते हैं? सेम उसका जो उच्चारण, आप जो ने जैसे मैंने बोला उसका लहजा, अनुतान, उन सब चीज़ों को इसमें लिख सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन आए इस यूनिट से, आपको सब चीज़ों को मिक्सअप करके थोड़ा थोड़ा करके एज ए पास होने जितना आपको उसमें लिखना है। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको समझ जाना है। ये यूनिट 2 से क्वेश्चन आया है, उसी तरीके से उसको लिखना है। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो इसमें बताया गया है कि भाषा को लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अपना इंडिया बहुत बड़ा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो जो मेन वर्ड है वो भी कई जगह पे दूसरी जगह पे जाके वो चेंज हो जाते हैं। जैसे हिंदी में ए और ओ मूल स्वर हैं, मेन इम्पोर्टेंट स्वर हैं ए और ओ। लेकिन गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में इनका उच्चारण देखते हैं। उच्चारण क्रम से तो कैसे, ए को आई के रूप में और ए को आई के रूप में, ए को आई के रूप में, और ये जो है ओ को आई के रूप में बोला जाता है। तो हिंदी भाषा में दिखाया जाए तो तमिल भाषी औरत को औरत बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? औरत को आऊ, औरत, ठीक है। आऊ, ओ को आऊ बोलते हैं। पैसा आयशा बोलते हैं, पैसा, ठीक है। तो चेंज हो जाता है, हमारी जो लैंग्वेज है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो यही बताया गया है कि तो आप इसको देख सकते हैं, छोटी सी बात है। अलग अलग एरिया में जैसे ध्वनि है एरिया के हिसाब से चेंज हो जाती है, मूल वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो पैसे को पैसा, औरत को औरत बोलते हैं। जो मेन वर्ड्स हैं वही चेंज हो जाते हैं कहीं दूसरे एरिया में जाने के बाद। लेकिन एक मानक बनाया है, एक स्टैंडर्ड बनाया है, हर एक भाषा, हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, तो उसी को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, ये आप सेम टू सेम कुछ वर्ड दिए हुए हैं, कोई इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है, आपको देखने से ही पता चल जाता है कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है। तो हिंदी उच्चारण विभिन्नता के कारण वर्तनी की समस्याएं, ठीक है। तो ये 2.6 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। जो उच्चारण जो हम बोल रहे हैं उसमें जो है डिफरेंसेस आती है, भिन्नता, तो उसके कारण जो है वर्तनी की समस्या, वर्तनी मतलब लिखावट में क्या क्या समस्याएं आती है। जब हिंदी का आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगा। सीधी सी बात है, अगर उच्चारण ही हम गलत करेंगे तो लिखने में भी वो गलत होगा, लेकिन वो लिखने में, वर्तनी में जो है गलत वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे मेहनत, रेहान, सेहत, चेहरा, बेहतर, तेहरान, ये ए है, ए का यूज किया गया है इसमें। और एहसान, एहसान, तो ये 2 सेकंड वाला गलत है। रहन, रेहन, तो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है वो सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 2.7 के ऊपर, उच्चारण के अंतर और लिपि में भी अंतर। सीधी सी बात है, अगर उच्चारण में हमारा अलग हो जाएगा तो लिपि में भी हमारा अंतर आ जाएगा। तो उच्चारण और लिपि दोनों को मिला के हमें चलना है। तो जैसे फर्स्ट लाइन लिखा है, लिपि उच्चारण की विशेषता को प्रकट करती है। शब्दों के उच्चारण सब जगह एक जैसे नहीं होते।
शब्दों के उच्चारण सब जगह एक जैसे नहीं थे। 2 उपसर्गों में केवल कुछ शब्दों को देखने उच्चारण परिवर्तन तो आप देख सकते हैं, अतः साथ साथ लिपि के माध्यम से इन्हें प्रकट करने के तरीके भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया 2 उपसर्ग दिखाए गए हैं, यानी कि जो संधि टाइप के होते हैं, जब उनको जोड़ते हैं तो उनका जो है रूप चेंज हो जाता है। जैसे उद और योग को जोड़ेंगे तो उद्योग बन जाता है, लेकिन यहाँ तय है और यहाँ यह है, ठीक है। तो उद्योग, उद, उत, हत, उद्धत हो जाता है। तो इसको इष्ट, सत और चित, सच्चित हो जाता है। सत वाणी, सद्वाणी हो जाता है। सत गुरु, सदगुरु हो जाता है। तो क्या होता है, इन दोनों का चेंज हो जाता है। 2 उपसर्ग से बने शब्द जो होते हैं उच्चारण परिवर्तन हो जाता है उसका, तो लिपि भी चेंज हो जाती है। ये आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये ध्वनि की इस विशेषता को संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ध्वनि और लिपि में क्या असमंजस्य होते हैं, ध्वनि और लिपि में क्या असमंजस होते हैं। इसमें बताया गया है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन फिर भी हर जगह पे थोड़े बहुत अपवाद होते हैं। जो संस्कृत से हमने कुछ वर्ड लिए हैं, जैसे स और श दोनों एक जैसे बोले जाते हैं। आज के टाइम में, पिछले टाइम में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन आज की जनरेशन क्या है, दोनों को सेम ध्वनि से उच्चारण करती है, जिससे जो है और वो दोनों को एक समझती है, तो उसको लिखने में भी गड़बड़ होती है। जैसे श और श दोनों एक जैसे लगते हैं, तो लोग उसमें अभी भेद नहीं करते हैं। तो इसलिए दोनों वर्णों का प्रयोग, हमें दोनों वर्णों का सही से प्रयोग को हमें समझना है। जैसे री और ज्ञ दोनों जो है मूल वर्ड है, ये संस्कृत से लिया गया है, लेकिन अभी इसको री और ज्ञ के रूप में पढ़ा जाता है, तो वो लिखने में भी गड़बड़ करते हैं। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को विज्ञान लिखना है तो वो लिखता है विज्ञान, तो ये गलत है। तो एक मानक बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। जो संस्कृत के आने वाले वर्ड हैं और जो वर्ण हैं, उनका धीरे धीरे जो है उनको जो है स्टूडेंट एक ही जैसे समझते हैं, जिससे उनकी लिखावट में चेंज हो जाता है और हिंदी भाषा का जो स्वरूप है चेंज है। उसको एक जैसा बनाए रखने के लिए एक मानक हिंदी स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसको हमें फॉलो करना है। तो इस असमंजस्य को दूर करने की, तो लिखावट में भी हमारा दोष हो जाएगा। कोई विज्ञान को कैसे लिखेगा, कोई विज्ञान को कैसे लिखेगा, तो इस असमंजस्य को हमें दूर करना है। वर्तनी मतलब लिखावट के दोष को दूर करने के लिए हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इन कठिनाइयों को दूर करना है। हिंदी भाषीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। दूसरा कारण क्या है, हिंदी भाषीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। वो श और स दोनों को एक समझता है, व और ब दोनों को एक समझता है, एक जैसे ही बोले जाते हैं भाषा में, तो उन दोनों के अंदर वो भेद नहीं कर पाता। जैसे शाम और शाम दोनों एक जैसे लगते हैं, साल और शाल दोनों एक जैसे लगते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि नॉर्थ एरिया बहुत बड़ा है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। श और श में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, तो इससे उसकी जो लिखावट है फिर उसमें भी चेंजमेंट होगा। जो एक मानक जो स्टैंडर्ड है हिंदी का, उसमें भी एक दिक्कत आएगी। कोई हिंदी को कैसे लिखेगा, कोई हिंदी को कैसे लिखेगा। ऐसे ही हमने पिछली यूनिट में बनाया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई है, एक हिंदी निर्देशालय बनाया हुआ है, जो मानक स्टैंडर्ड हिंदी के हैं उसको वो फॉलो करते हैं, बुक्स प्रकाशित करते हैं। उसी के आधार पर जो है सब कुछ हिंदी का व्याकरण और सब कुछ किया जाता है। तो कोई अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन कुछ अक्षेत्रीय और कुछ जो है कुछ इश्यू हो सकते हैं, कुछ जो संस्कृत के वर्ड लिए गए हैं उनकी वजह से नीचे हो सकता है। तो ये थी यूनिट, काफ़ी बड़ी यूनिट थी और जिसको मैंने काफ़ी फास्ट तरीके से समझाने की कोशिश की। और यार कमेंट करो इस वीडियो के नीचे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या आपको और अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। प्लीज़ वो आप नीचे बताओगे, तभी मैं उसी के बेस पे अगली वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। तो आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कोड के ऊपर चाहिए। वही कोड मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, जिसके बारे में ज़्यादा कमेंट मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत किया है। प्लीज़ एक लाइक पक्का करो वीडियो को। थैंक यू।